सबको नमस्कार। सबका स्वागत है। नमस्ते। ये तुम ले ली। दीदी प्रणाम।
चंद्रकांत। हाँ मैम। हाँ, असल में हम अपने मोबाइल से देख रहे हैं तो हम उतना कौन कौन सब लोग जुड़े हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। आचार्य मैडम दिख रही हैं। जी वडोदरा से प्रोफेसर केलकर जुड़े हैं क्या? जी मैं मैडम जुड़ गया हूँ। नमस्कार सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, वंदना दी हमने ज्वाइन कर लिया है और बस आपका हम समय हो गया है तो आप शुरू कर सकते हैं जब यही उचित पूछना समझे। चाह रहे थे कि आप अनुमति दें। हेलो स्वर वंदना जी, मैंने भी ज्वाइन कर लिया है। मैडम बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। हाँ, प्रणाम प्रणाम मैडम। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार नमस्कार मैडम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। रचना दी प्रणाम। नमस्ते सीमा जी। मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ, नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारतीय शाखा द्वारा संचालित वसंत कन्या महाविद्यालय के संगीत गायन विभाग की ओर से आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान में उपस्थित आप सभी संगीतानुरागी श्रोताओं और विशिष्ट जनों का अभिवंदन करते हुए मैं स्वरवंदना शर्मा अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। देवी आराधना के विशेष पर्व और भारतीय शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मैं देवी स्तुति के 2 श्लोकों से प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिनका संदर्भ भी समयोचित है। ओंकार पंचरशुकी ओंकार पंचरशुकी उपनिषद उद्यान केली कलकंठी आगम विपिन मयूरी आर्याम अंतर विभावये गौरी सरे गम पध निरतांताम सरे गम पध निरतांताम वीणा संक्रांत कांत हस्तांत शांता मृदुल स्वांता कुछ भरतांता नमामि शिवकांता नमामि शिवकांता। इसके उपरांत हम अपने महाविद्यालय की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के कुलगीत से करने जा रहे हैं, जो हमारी आदि प्रेरणा डॉक्टर एनी बेसेंट के प्रति श्रद्धा गीत है और साथ ही नारी शिक्षा के उद्देश्यों को भी रेखांकित करता है। हमारे सहयोगी श्री चंद्रकांत चटर्जी से आग्रह है कि वे इसे ध्वनि मुद्रित रूप में प्रस्तुत करें। महाविद्यालय का कुलगीत। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। मैं आयुषी गोस्वामी बीए सेकेंड ईयर की छात्रा आप सभी के समक्ष हमारे महाविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे श्री एम.जी. कानेटकर ने लिखा एवं इसे स्वरबद्ध किया था इस कॉलेज के सबसे पहले संगीत के अध्यापक पंडित मुकुंद विष्णु कालवेंट जी ने। नमन वसंत देवी जगत
वृक्षावली तव सुरोपिता जो शिक्षा वृक्षावली तव सुरोपिता विकसित है वह माब पुष्प फलयुता शिक्षा का पूर्ण रूप जो सिखा दिया रीत पट पर वह हमने सब लिखा लिया नमन मावसंत देवी जगत वंदिते तब शिक्षा मंदिर की सर्व शिक्षिता तब आशीष याचत है कार्य सफलता गृह प्रसन्न नगर रम्य देश सघन हो बंधु भाव बद्ध जगत शांति रसिक हो नमन मावसंत देवी जगत वंदिते देह सबल चपल कुशल उच्च भावना भक्तिमति बुद्धि तीव्र ज्ञान साधना विश्व में ही विश्वनाथ को देखना जनहितार्थ जीवन ही धर्म मानना नमन मावसंत देवी जगत वंदिते प्रज्वलिते ज्ञान ज्योति सकल जनाहिते प्रज्वलिते ज्ञान ज्योति सकल जनाहिते नमन मावसंत देवी जगत वंदिते जगत वंदिते जगत वंदिते। धन्यवाद चंद्रकांत जी और आयुषी को शाबाशी और शुभाशीष। इस समय आप सभी इन दुरूह परिस्थितियों से सुपरिचित हैं कि अपार इच्छा होते हुए भी हम आज आमने सामने बैठकर गुणीजनों से मनचाहा संवाद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक और जहां असुविधाएं हैं वहीं पर नित नई वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाओं ने हमें उस असमंजस से उबार लिया है। यही कारण है कि सुदूर गुजरात के वडोदरा में विराजमान प्रोफेसर राजेश केलकर जी को इतनी दूर काशी में अपने अपने घरों में बैठकर देखने और सुनने का सौभाग्य हम आज प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रोफेसर केलकर जी, आपका इस वसंत परिवार में हार्दिक स्वागत। आप सबकी प्रतीक्षा दूर करते हुए आज के विशिष्ट वक्ता का विशेष परिचय देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रोफेसर राजेश केलकर जी वर्तमान में वडोदरा के महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय में गायन के विभागाध्यक्ष और रंगमंच संकाय के संकाय प्रमुख पद पर सेवारत हैं।
साथ ही मुझे यह स्मरण करते हुए भी बहुत हर्ष है कि महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के ही सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विशाल सयाजीराव गायकवाड़ ग्रंथागार बना हुआ है, जो न केवल पुस्तकों, पांडुलिपियों, शोध पत्रिकाओं तथा अद्यतन ऑनलाइन सुविधाओं के कारण भारत में अपना अलग महत्व रखता है, बल्कि अपनी सुंदर वास्तुकला की साज सज्जा के कारण भी सबसे निराला दिखाई देता है। इन दोनों विश्वविद्यालयों का यह शैक्षणिक तारतम्य हम सबको आपस में अवश्य ही बांध रहा है। प्रोफेसर केलकर एक प्रभावशाली गायक, विचारवान वक्ता, उत्साही गुरु और समर्थ रचनाकार हैं। पिछली शताब्दी के आखिरी दशक में अनेक देशों के प्रवास के दौरान आपने वहां भारतीय संगीत के विस्तार बिंदुओं को ढूंढा और नए नए कलाकारों को शिक्षित और प्रशिक्षित भी किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के नियमित कलाकार होने के साथ साथ आप अनेक परियोजनाओं में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आईसीसीआर से भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहे। अनेक सेमिनार, वेबिनार और कार्यशालाओं का सफल संयोजन और संचालन आप कर चुके। प्रोफेसर केलकर की गुरु परंपरा बहुत लंबी है। सर्वप्रथम पंडित मधुसूदन जोशी जी, उसके बाद आगरा घराने के पंडित दिनकर कैकिणी, ग्वालियर घराना के पंडित नारायणराव पटवर्धन से आपने गायन की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ प्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित वसंत रानाडे जी से भी गायकी की बारीकियों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया और अनेक दुर्लभ बंदिशों का संग्रह भी प्राप्त किया। इस गुरु परंपरा का अवलोकन करते हुए यहाँ यह उल्लेख करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ कि हमारे महाविद्यालय के गायन के सर्वप्रथम आचार्य पंडित मुकुंद विष्णु काल्विंट जी की गुरु परंपरा भी ग्वालियर और आगरा घरानों से जुड़ी हुई थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती मंजू सुंदरम जी भी पंडित दिनकर कैकिणी जी से घनिष्ठ रूप से संपर्क में रही। इतना ही नहीं, हम सब अभी कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाएं, गायन विभाग की अध्यापिकाएं, वादन विभाग की अध्यापिकाएं और दोनों विषय के तबला संगीतकार, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के पूर्व छात्र रहे हैं, जिसकी स्थापना पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने की थी। वे ग्वालियर घराने के स्थापित प्रतिनिधि कलाकार थे। तो ग्वालियर घराने का एक यह संपर्क बिंदु और है। और मैं ये भी याद करते हुए अपने पिताजी को, पंडित बलवंत राय भट्ट जी को याद कर रही हूँ इस अवसर पर कि नारायणराव पटवर्धन जी से उनकी बड़ी मित्रता थी और पंडित वसंत रानाडे जी ने करीब 45-46 साल पहले, जब वे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में वायलिन के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे और मेरे पिताजी वहां पर अतिथि वक्ता और अतिथि कलाकार के रूप में वक्तव्य देने गए थे, तो रानाडे जी ने वहां पर उनके साथ वायलिन संगत की थी। तो मेरे पास अनेक स्नेह तंतु हैं जो बार बार हमें आपस में बांध रहे हैं। इस तथ्य से तो हम सब भली भांति अवगत हैं कि हम जब कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अपने परिचितों के लिए प्रसाद लेकर आते हैं, या किसी पर्यटन स्थल से लौटते हुए वहां का स्मृति चिन्ह लेकर के आना नहीं भूलते। प्रायः पिछले 10-11 महीने हम ऑनलाइन माध्यम से ही बहुत कुछ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, नए नए लोगों से परिचित हो रहे हैं, नए नए विषयों से परिचित हो रहे हैं। मैं इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए कर रही हूं कि आज प्रोफेसर राजेश केलकर जी का यह विशिष्ट व्याख्यान भारतीय संगीत की विश्व यात्रा उसी तीर्थ यात्रा के प्रसाद अथवा पर्यटन स्थल के स्मृति चिन्ह के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि 4 फरवरी को अकोला के संगीत महाविद्यालय की ओर से आयोजित वेबिनार में प्रोफेसर केलकर का व्याख्यान सुनते ही मैंने अपनी कॉपी में तुरंत नोट कर लिया कि सर का लेक्चर मुझे अपने कॉलेज में भी करवाना है। इतना प्रभावित हुई।
और उसके शायद हफ्ते भर के भीतर हमारे कॉलेज में IQAC की मीटिंग हो रही थी और हर विभाग से उसकी योजना पूछी जा रही थी। तो IQAC समिति और प्राचार्य के समक्ष मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि ऐसा ऐसा एक व्याख्यान मैंने सुना है और मेरी इच्छा है कि मैं अपने महाविद्यालय में करवा लूं। प्राचार्य ने सहर्ष स्वीकृति दी और आज वह आकार ले रही है, इसका मुझे बहुत संतोष है। सच कहें तो अकोला के उस वेबिनार से जोड़ने के लिए और बाद में प्रोफेसर केलकर से भी परिचित कराने के लिए मैं अपनी छोटी बहन डॉक्टर गीत सुधा पारिक को विशेष साधुवाद देना चाहती हूँ, जो जयपुर के राजस्थान संगीत संस्थान में सितार की प्राध्यापिका हैं। अगर वो मुझे उस वेबिनार में न बुलाती तो मैं प्रोफेसर केलकर को सुन नहीं पाती, और न वो मुझे केलकर सर का संपर्क सूत्र देती तो मैं केलकर सर को आज के लिए आमंत्रित न कर पाती। संयोग देखिए कि ये पहले कार्यक्रम पिछले सप्ताह के लिए तय हुआ था और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण आज के लिए इसको तय किया गया, जो संयोग से वर्ल्ड हेरिटेज डे का अगला दिन है। कल ही वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। हमारे कॉलेज में भी आज उसके प्रतीकात्मक कुछ आयोजन हो रहे हैं। भारतीय संगीत की विश्व यात्रा, इस व्याख्यान के प्रसंग में विश्व विरासत कहिए या विश्व विरासत में भारतीयता का संदर्भ कहिए, मुझे कुछ अविस्मरणीय नामों का उल्लेख किए बिना रहा नहीं जा रहा है। महान नर्तक पंडित उदय शंकर, जिन्होंने पिछले शतक के शुरुआती दशकों में अपनी नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से दुनिया को भारतीय संस्कृति और भारतीय पौराणिक कथाओं से परिचित कराया। महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी जी जैसे हजारों नाम इस सूची में जुड़े हुए हैं। दो उल्लेख, दो में से भी एक ही कर रही, उसका उल्लेख अवश्य करना चाहूंगी। 1933 में फ्लोरेंस इटली में विश्व शांति परिषद के आयोजन के अवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने वैदिक सूक्त संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम का गायन किया था और विदेशी जनता मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसका ये कहना था कि क्या सच में ये एक ही आदमी है जिसके गाने में लग रहा है कि जैसे सुई हृदय के आर पार छेद करके चली गई, और लग रहा है कि वही प्यार भी कर रहा है और वही कमांड भी कर रहा है। ये उस संगीत का प्रभाव था। और उनके साथ प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास जी ने तानपुरा बजाया था। ये एक बड़ी यादगार बात है। इन्हीं बातों के साथ मैं सर का परिचय तो बहुत लंबा है, लेकिन कुछ मुख्य चीजों को चुन करके मैंने अपनी ओर से सर का परिचय देने की कोशिश की है। और अब मैं अपनी प्राचार्य से आग्रह करूंगी कि वे प्रोफेसर केलकर सहित सभी अभ्यागतों का विशेष रूप से स्वागत करें। हमारी प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, जो वसंत कन्या महाविद्यालय के सतत विकास का सफल नेतृत्व कर रही हैं, स्वयं अत्यंत संगीतानुरागी हैं और हमारी सभी गतिविधियों को बहुत रुचिपूर्वक प्रोत्साहित करती। आपसे अनुरोध है कि विशिष्ट वक्ता और अन्य सभी अभ्यागतों का स्वागत करें। प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव। नमस्कार। मैं आज सुन रही थी डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी को और मुझे लग रहा था कि मैं एक बहुत सुंदर यात्रा का हिस्सा बन रही हूँ। आज के हमारे अतिथि वक्ता प्रोफेसर केलकर का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से। और मैं उत्सुक हूँ भारतीय संगीत की विश्व यात्रा के विषय में आपसे सुनने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसा कलाकार हमारे बीच में जुड़ सका। और मैं तो कहूँगी
कि इस मुश्किल ने हमें ये मौका दिया कि हम वास्तव में लोकल हो जाएं, यानी एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाएं। कठिनाइयों में सुअवसर को खोजना, यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी सांत्वना है। अपने मुख्य अतिथि के साथ साथ मैं इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हमारे सभी समागत अतिथि, विशेष रूप से महाविद्यालय की प्रबंधक श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी का मैं स्वागत करती हूँ, जो संस्कृत के साथ साथ संगीत में भी विशेष रुचि रखती हैं और आध्यात्म संगीत को दोनों को जोड़कर आपके विचार मैं कई बार सुन चुकी हूँ और वे हमेशा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके साथ ही विभाग के सभी जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को मैं साधुवाद देती हूँ कि आपने आज विश्व धरोहर दिवस के, अभी हम मान सकते हैं कि दिवस चल ही रहा है, के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और दूसरी ओर हमारा कल्चर विभाग भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ मोबाइल के जरिए से। और आज जब हम विश्व धरोहर दिवस की बात करते हैं, तो जैसा मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए सब कुछ एक धरोहर है, यानी जीवन से लेकर जीवन, मनुष्य का जीवन, जो जिसको कभी हम बहुत we used to take it for granted, हम मानते थे कि सांस लेना तो हमारा अधिकार है जब तक कि कोई विशेष घटना ना हो जाए, तो जिसको हम बहुत सामान्य मानते थे, आज कहा जा रहा है कि ये विषाणु एयरबोर्न है। तो मुझे लगता है कि आज प्रकृति का हर कण एक धरोहर है, जिसको हमें बचाने की, जिसको हमें संजोने की और जिसको हमें आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। यही हमारा अब कर्तव्य है। धरोहर का मतलब ही ये है कि हम एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं। जो भी कुछ हमें प्राप्त है, हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके ट्रस्टी हैं। वो चाहे संगीत हो या लोक संगीत हो या नृत्य हो या अन्य प्रकार के आर्ट, कल्चर, नेचर, साइंस, जो कुछ भी है आज हमारे पास, उसको अब धरोहर के रूप में रोज देखने का मौका आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। और इस अवसर पर जब हम भारतीय संगीत के विषय में बात करते हैं, जैसा डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी ने नाम लिया कि विश्व के अनेक कोनों में भारतीय संगीत का विस्तार हुआ है, अनेक ऐसे नाम हैं जो हम ले सकते हैं, चाहे वो सितार हो, चाहे तबला हो या वायलिन हो या जो गायन है, नृत्य है, सभी प्रकार की विधाओं में इतनी विधाएं हैं हमारे यहाँ संगीत में, नृत्य में, कि जिनके विषय में बात करने पर भी बहुत कम समय पड़ जाएगा। और काशी नगरी तो विरासतों की नगरी है, जहाँ से अनेक कलाकार निकलकर देश विदेश सब जगह गए। देश विदेश जाना ही नहीं पर्याप्त है, आत्मा को छूने का काम किया उन्होंने। और आज भी जब हम संगीत को सुनते हैं तो हम कहीं रिलैक्स्ड महसूस करते हैं और लगता है कि समस्याओं का अंत हो गया। तो म्यूजिक एज अ थेरेपी, म्यूजिक एज आवर हेरिटेज, ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर हम लोग बार बार बात कर सकते हैं। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारी छात्राएं भी अवश्य जुड़ी होंगी और साथ ही साथ दूसरे महाविद्यालय के अगर लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। और मैं स्वरवंदना जी से अनुरोध करूंगी कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदया, आपने बहुत सामयिक और बड़ा आंतरिक भावों से भरा हुआ स्वागत उद्बोधन दिया। मैं अपनी ओर से भी प्रबंधक महोदया के प्रति स्वागत व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है उनको अपने बीच पाकर के। अब मैं आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर राजेश केलकर जी को
सादर साग्रह आमंत्रित करती हूँ कि भारतीय संगीत की विश्व यात्रा विषय पर अपने विचारों से, अपने अनुभवों से हम सबको अभिसिंचित करें। प्रोफेसर राजेश केलकर। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत स्वागत। वसंत कन्या विद्यालय कामाख्या वाराणसी, जो कि विश्व की एक महानतम यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, जिसके संगीत विभाग द्वारा यह सुंदर आयोजन विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर अनायास एक महत्वपूर्ण दिवस पर हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। विशेष करके प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैडम प्राचार्य, जिन्होंने आशीर्वचन के, शुभेच्छाओं के सुंदर शब्द से हमें प्रोत्साहित किया। डॉक्टर स्वरवंदना मैडम, जिन्होंने मुझे स्वयं आमंत्रित किया और मेरी योग्यता से भी कहीं अधिक मेरा अच्छा परिचय दिया, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। और साथ ही इस कॉलेज से जुड़े सभी अध्यापक गण, गुरुजन, असिस्टेंस करने वाले, सहयोग करने वाले स्टाफ, उनको मैं अभिवादन करता हूं। साथ साथ इस वर्चुअल सेमिनार में या प्रेजेंटेशन में जुड़े हुए जितने भी सहयोगी है, सहभागी है, विद्यार्थी, रसिकजन, गुणीजन, गुरुजन, सबको मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मेरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे कि विषय है भारतीय संगीत की विश्व यात्रा, यह बहुत ही गहन, बहुत ही व्यापक ऐसा विषय है। उसके बारे में एक घंटे में प्रस्तुति करना थोड़ा कठिन है, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि अपने अनुभव के निचोड़ के रूप में जो मैं कुछ समझ पाया हूं और आज की पर्टिकुलरली वर्तमान स्थिति जो है उसमें क्या क्या अच्छी बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नकारात्मक अगर परिणाम हुआ भी हो तो उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। परंतु एक व्यापक तौर पे देखा जाए तो भारतीय संगीत को पूरे विश्व में बहुत ही अच्छा, जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन मिला है, पहचान मिली है। और जैसे परिचय में मेरे बारे में बताया गया, मेरा सौभाग्य रहा कि करीब 15 देशों में मेरा आज तक घूमना हुआ है, जहाँ पे भारतीय और भारतीयता बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है वहां के समाज को। मेरा सबसे पहले जाना हुआ विदेश में सन 1998 में सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका में, वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से मैं गया। और जाने से पहले जैसा कि मेरा स्वभाव होता है कि उस देश के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में कुछ न कुछ मैं जान लूं। तो मेरे आश्चर्य के बीच मुझे कुछ एक बात पता थी कि सूरीनाम की चर्चा तब हुई थी कि जब उसका एक एथलीट जिसका नाम था एंटोनी नेस्टी, उसने गोल्ड मेडल जीता था। तब स्क्रीन पे या तो समाचारों में एक बहुत महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण समाचार आया था सभी वर्तमान पत्रों में कि जिस देश से 1800 गुनी पॉपुलेशन भारत देश की है, उस देश का एक खिलाड़ी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतता है। पर साथ साथ एक दूसरी आश्चर्य के समाचार ये थे कि उस देश में उस समय कुल आबादी के 38% भारतीयों का पॉपुलेशन था। तो मेरे आश्चर्य के बीच कि जो देश भारत से 13,500 किलोमीटर दूर है, वहां पे 38% भारतीय मूल के लोगों का वास्तव्य है, निवास है। और ये लोग केवल संख्या में ज्यादा नहीं है, परंतु उनका उस क्षेत्र के अन्य जो देश है उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और प्रभाव है। और जब इकोनॉमी किसी देश की
और पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी की अच्छी होती है तो उनका सांस्कृतिक और सांस्कृतिक ही मैं कहूं, क्योंकि उसमें अन्य अन्य पहलू जुड़े हुए हैं, संगीत कला जुड़ी है और अन्य कई विषय है। उस स्तर पे उनका एक बहुत ही क्या बोले, मेरी हिंदी इतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि सामाजिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक तौर पर वो बहुत प्रगत होते हैं। और ये मुझे वहां जाने के बाद महसूस हुआ, क्योंकि मैं जब वहां गया तो आर्य समाज, सनातन धर्म महासभा, कबीरपंथी और अन्य अन्य अनेक संप्रदाय के लोग मंदिर के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को प्रचारित और प्रसारित करने का पुण्य कर्म कर रहे थे। और चूंकि मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, उसके द्वारा मैं गया था, तो सरकार का मैं प्रतिनिधि था और स्वाभाविक था इन लोगों से मेरा संबंध आया। तब जो मुझे महसूस हुआ, उसके बाद उसके बगल में ही गयाना देश है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देश है, जमैका देश है, और साथ साथ आईसीसीआर के पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें भारतीय कलाओं का विशेषतः और योग, हिंदी भाषा इत्यादि का जो प्रचार हो रहा है उसका मुझे एक साधारण परिचय मिला। और इन देशों में यात्रा करते करते, जैसे नीदरलैंड्स है या इंग्लैंड है या अमेरिका है या फ्रांस है, जर्मनी है या इटली है और बेल्जियम है, इन देशों में भी मेरा जाना हुआ। तब जो मैंने महसूस किया और उसके बाद आज मेरा वहां का यानी वास्तव्य या मेरा रहना खत्म हुआ जो कार्यकाल, उसके बाद आज 23 साल में जो परिवर्तन देख रहा हूं उसका एक निचोड़ में संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ही आपको प्रस्तुत करूंगा, तो बीच बीच में कहीं डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो व्यवधान आ जाए तो मुझे माफ करना, मैं आपकी क्षमा चाहूंगा। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी जी सर, दिखाई दे रही है। Okay. दिखाई दे रही है हाँ, सर। तो जैसे कि विषय है भारतीय संगीत की विश्व यात्रा, ये बहुत विस्तृत विषय है। और संगीत जब मैं बोलता हूं तो उसमें पॉपुलर म्यूजिक, आदिम संगीत, जैसे डॉक्टर अशोक रानडे जी ने उसकी 5 कैटेगरीज की हैं, तो आदिम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, पॉपुलर या सुगम संगीत और कला संगीत या तो शास्त्रीय संगीत, यह 5 कैटेगरी का विचार करना पड़ेगा। परंतु समय मर्यादा और अनेक अन्य कारण की वजह से मैं विशेष करके राग संगीत या तो कला संगीत या शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में ये प्रेजेंटेशन करूंगा, पर साथ साथ पॉपुलर म्यूजिक वगैरह का भी मैं उल्लेख करता जाऊंगा। उसको मैं 3 कैटेगरीज में बांटा है। एक तो प्रस्तुति यानी परफॉर्मेंसेस, उसका प्रचार प्रसार जिस तरह से हुआ है उसके अलग अलग डायमेंशंस, और शिक्षा संस्थाएं जिनके जरिए भारतीय राग संगीत का एकेडमिक लेवल पर प्रमोशन हो रहा है, उसका एक मैं ओवरव्यू आपके समक्ष रखूंगा। जैसे आप ये पूरा विश्व जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा, बरसों से अगर भारतीय परंपरा, भारत के लोग, इनका इतिहास अगर देखा जाए तो ये बड़े घूमने के आदी हैं। पूरे विश्व में इनका संचार रहा है। और मुझे एक किसी विद्वान वेद के पंडित ने कहा था कि दक्षिण अमेरिका जहां की मैं गया था उसको कुश द्वीप कहते हैं, तो लव कुश जो बंधु थे उन्होंने वहां पे राज किया था, ऐसे मुझे कहा गया था। तो उतने इतिहास की तक जाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको ये विश्व का एक साधारण चित्र बता रहा हूं। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर में फिजी, फिर दक्षिण अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश है जहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। पर जो भारतीय विदेश में गए हैं उनको मैं 2 कैटेगरीज में आज के प्रेजेंटेशन के संदर्भ में विभाजित करना चाहूंगा। एक ग्रुप है जो कि बिजनेस पर्पस से गया, उसमें विशेषकर साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट एशिया और नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको, ये 3 मेजर देश आते हैं। सेंट्रल अमेरिका में छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे बहामास है, क्यूबा है, जमाइका है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, वहां पे भी मेरा काफी 2 साल तक रहना हुआ, 2-2.5 साल तक। और साउथ अमेरिका में 2 मेजर देश हैं, गयाना और सूरीनाम, जहां सौभाग्य से अभी दोनों देशों के राष्ट्रपति भारतीय मूल के, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में इसके पहले की जो राष्ट्रपति थी कमला प्रसाद बिसेसर, वो भी भारतीय मूल की थी। दूसरा कैटेगरी जो है वो इंडेंचर्ड लेबर्स, गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया ये शब्द इंडेंचर्ड एग्रीमेंट, इस शब्द से क्या बोलते हैं, करप्टेड एक शब्द निकला था। तो मॉरिशस में सबसे पहले 1834 में जहाज गया, फिजी में 1879 में, सूरीनाम में 1873 में, गयाना में 1838 में और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 1845। इसके अलावा अनेक देश जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं एक और विशेष कहना चाहता हूं कि पूरी इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंटेशन में कवर करना संभव नहीं है, परंतु मैं कुछ रीजन्स और उसके प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण जो देश है उन तक ही मैं फोकस रखूंगा, जिसके द्वारा आपको एक पूरा व्यापक जानकारी मिल पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब फिजी है वो दक्षिण हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ठीक है। मॉरिशस अफ्रीका के बगल में, और सूरीनाम, गयाना और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। ये देश ऐसे हैं विशेष करके। उसके अलावा तो अनेक अन्य देश हैं, जैसे माडागास्कर है, या तो मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, या सेंट्रल और साउथ अमेरिका में भी कई देश हैं, ग्वादेलूप है, जमैका है, अरूबा है और क्यूरासाओ है। ऐसे अनेक आइलैंड्स में भी भारतीय लोग गए हैं। पर मैं मोटा मोटी तौर पर जिसको कहें कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भारतीयों का जहां ज्यादा है, उन देशों का मैं उल्लेख कर रहा हूं एक पूर्व भूमिका के रूप में। ये जो माइग्रेशन हुआ उसका एक जनरल फिगर है, कितने लोग माइग्रेट हुए थे उस जमाने में, तो वो टोटल अमाउंट थी 14,32,600। उसमें से 1917 तक कई लोग भारत में वापस आ गए थे। ये साउथ अमेरिका के कुछ देश मैं बता रहा हूं, सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं एक पूर्व भूमिका के रूप में उसको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है कि जो इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में जो लोग गए विविध देशों में, उनमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है। अब जब सूरीनाम देश में 2,40,000 में बोलता हूँ, या तो ट्रिनिडाड टोबैगो की बात करूं 6 लाख, आपको लगेगा 6 लाख ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, परंतु वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो टोटल पॉपुलेशन के 50% है। मैं यहाँ मॉरिशस के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि ये सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज के ऊपर मैं बता रहा हूं। कहने का तात्पर्य, इन देशों में इकोनॉमिकली एंड कल्चरली भारतीय लोग राज कर रहे हैं अभी भी, इवन मॉरिशस में भी। ये मैं एक इंडियन डायस्पोरा का एक जनरल फिगर दे रहा हूं, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 कैटेगरीज है, बिजनेस के रूप में गए हुए लोग, नौकरी
पेशे से गए हुए लोग और गिरमिटिया मजदूर, तो ये लाखों में है। और इनकी अगर टोटल किया जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा संख्या हो जाती है। तो भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उस देश की इकोनॉमी चाहे कितनी भी बदतर हो, पर भारतीयों की इकोनॉमी उनके संघर्षशील स्वभाव, मेहनतकश एक वृत्ति, उसकी वजह से वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। ये मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ब्रिटिश शुगर कैपिटलिस्ट ने ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा जो माइग्रेशंस करवाया, उसमें वो शुगर प्लांट के लिए वो लोग अलग अलग इन देशों में गए थे, ये मैं बताना चाहता था। और ये जो पहली जनरेशन के लोग गए, उनकी ये फोटोग्राफ्स हैं। इतने सीधे साधे लोग, विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से ये लोग वहां जाके गए थे और मजदूर के रूप में गए, और बेहद ज्यादा संघर्ष करके उन्होंने सुस्थिति में अपना स्थान बना दिया है उन देशों में। जर्नी टू प्रॉस्पेरिटी, इसमें भी मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जंगलों में जो रहते थे वो धीरे धीरे गांवों में और गांवों से शहरों में स्थानांतरित हुए, और 1930 से जो एक एलपीज, ईपीज, 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स और भारत से पुनः संबंध स्थापित हुआ, उसके फलस्वरूप अनेक रिसोर्सेस इन रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से उनको मिलने लगे, और बाद में तो टेलीफोन भी आया, फिल्में आई, और भारत से संबंध फिर से घनिष्ठ होता गया। और उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उसको संभालते संभालते संगीत को भी बहुत बढ़िया तरह से संभाला। मैं ये जो 5-6 गीत प्रकार, संगीत के प्रकार बता रहा हूं, ये इंडेंचर्ड लेबर्स जहां जहां जाके बस गए उसके प्रकार है। उन देशों में जो अस्तित्व में है ऐसी म्यूजिकल परंपराएं, सांगीतिक परंपराएं, उसके बारे में एक है बैठक गाना। उसको यूं समझ लीजिए कि 150 साल पहले कोई इंसान कोमा में चला जाता है और अचानक खड़ा उठ के गाने लगता है, तो क्या गाएगा? वही प्रकार कुछ इन गायकियों में, इन संगीत के प्रकारों में दिखता है। बैठक का गाना वो लोग क्लासिकल उसको कहते हैं, पर वो ढोलक और दंड ताल नाम का, उसको अपभ्रंशित उसका स्वरूप है धन ताल वो कहते हैं। तो उसके साथ वो, और हारमोनियम के साथ वो गाते बजाते हैं। उसके अलावा चटनी म्यूजिक वो वहाँ का एक करप्टेड पॉपुलर म्यूजिक है। फिर उनका रीजनल क्लासिकल सिंगिंग है, पिचकारी म्यूजिक है, ताशा म्यूजिक है, फगवा म्यूजिक है, चौताल म्यूजिक है। चौताल तो जैसे बनारस के कुछ हिस्सों में गाया बजाया जाता है होली और फगवा के टाइम। वही म्यूजिक उन्होंने उन्हीं शब्दों को, जो भारत में भी अभी प्रैक्टिस में है, प्रचार में है, उन्हीं को अपने अंदाज से, अपनी इमेजिनेशन से, कल्पना से वो वहां पे गाते हैं। ये कुछ वहां के लोगों का फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह से समूह में गायन करते हैं। एक किस्म से कंपटीशन वहां पे होती है, सवाल जवाब होता है, और बड़ा चैतन्यमय एक स्वरूप वहां पे, आनंदमय एक स्थिति का आपको एहसास होता है और बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मैं तो भारत से इतना दूर गया था, तो ये सब देखने का एक मजा कुछ और ही था। मैं तो अनुरोध करूंगा कभी मौका मिले तो अमेरिका, यूरोप में तो सब जाते हैं, पर साउथ अमेरिका में इन 3 देशों में जाएंगे तो आपको भरपूर प्रेम और सम्मान मिलेगा। और भारतीयता इतनी कूट कूट के इन लोगों में भरी है, उन्होंने परंपराओं को कितना संजो के रखा है, उसका एक बहुत ही सुखद अनुभव आप सबको हो सकता है। ये कुछ कलाकारों के मैं फोटोग्राफ्स यहाँ पे रखे हैं। ये ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस थे और कुछ अभी अस्तित्व में है, जिंदा भी है, उनके फोटोग्राफ्स मैंने रखे हैं। जब ये ट्री प्लांटेशन में गए तो उनके लिए मनोरंजन का एक साधन यही था कि गाना बजाना करें। उनके साथ साधन क्या थे? तो टूटे फूटे कुछ वाद्य और रामायण की चौपाइयां जो उनको याद थी। हाँ,
तुलसी कृत रामायण, वो रामचरितमानस उनके साथ अचूक ले गए थे, जिनके सहारे उन्होंने जनरेशंस तक अपनी परंपरा को एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ संजोए रखा। और आज ये सभी देश विकसित है। मूल भारतीय संगीत थोड़ा अपभ्रंश उसमें जरूर आया है, करप्शन जरूर आया है, परंतु साथ साथ जब कम्युनिकेशंस डेवलप हुए, अलग अलग माध्यम डेवलप हुए, विशेष करके गए 20 साल में इंटरनेट के जरिए उन्होंने भारतीय और भारत और भारतीयता को और समृद्ध किया है अपने आप में। और वो एक अनोखी मिसाल है, ऐसा मैं मानता हूं अपने आप में। ये वहां का ताशा म्यूजिक, ताशा तो हमारे यहाँ भी बजता है, महाराष्ट्र में भी बजता है, गुजरात में भी बजता है। और वो आज वहां के अन्य अन्य सामाजिक सेलिब्रेशन में, बर्थडे हो, शादी हो या कोई भी धार्मिक समारोह, उसमें ऊर्जा से लोगों को भर देने के लिए इसका प्रयोग होता है। और यहाँ तक कि आज उसको संभाल के रखने के लिए उसकी कॉम्पिटिशन्स भी होती है। जैसे मैंने पहले बैठक गाना वगैरह का बताया ना, तो उसकी भी कॉम्पिटिशन्स होती है। ये एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव रहता है। ये मैंने फोटोग्राफ जो रखे हैं, ये वेस्ट इंडीज में जो कलाकार गए हैं उन कुछ कलाकारों के फोटोग्राफ्स मैंने रखे हैं। पंडित अतुल देसाई है जो बहुत पहले गए थे, पंडित हरिप्रसाद जी, रमेश मिश्रा जी, अनिंदो चटर्जी जी, तारिक खान पाकिस्तान के, जाकिर हुसैन का नाम, कला रामनाथ जी, पंडित जसराज जी, एल सुब्रमण्यम, राहुल शर्मा, ऐसे अनेक कलाकार। अब ये कलाकार जो भारत सरकार आईसीसीआर के द्वारा भेजती है वो एक माध्यम है, और भारत उत्सव जो होता है अनेक देशों में, उसके जरिए भी ये जाके आए। और ये जाके वहां पे उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं किया है, परंतु वहां पे वर्कशॉप्स किया है, इंटरेक्शन किया है, टीवी के माध्यम से उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, टेलीविजन पे उन्होंने परफॉर्मेंसेस की है, जिससे मासेस तक पहुंचने में बहुत मदद हुई है। अब ये सब में एक जनरल आपको मैंने बताया कि किस तरह से इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में गए हुए भारतीय, नौकरी से गए हुए भारतीय, और व्यवसाय और बिजनेस के कारण वहां जो भारतीय गए हैं उन्होंने किन किन संगीत के प्रकारों को संभाल के रखा, उसका मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया। आपके सामने जो फोटोग्राफ है वो हजरत सूफी इनायत खान की है, जो कि बड़ौदा के थे। और बड़ौदा कॉलेज की जो स्थापना हुई, छोकराओनी गायनशाला उसको पहले कहते थे, जिसको अभी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, और उसका मैं संकाय अध्यक्ष हूं, जिसकी स्थापना 1886 फरवरी महीने में हुई। उसके स्थापक प्रिंसिपल जो थे प्रोफेसर मौला बख्श, उनके ये पौत्र हैं हजरत सूफी इनायत खान। 1910 में आप सबसे पहले अमेरिका गए। आप 2 पुस्तकों के कवर पेजेस देख रहे हैं, एसेज ऑन लाइफ, म्यूजिक एंड सूफीइज्म ऑफ हजरत इनायत खान, और दूसरा द मिस्टिसिज्म ऑफ साउंड एंड म्यूजिक, द सूफी टीचिंग ऑफ हजरत इनायत खान। तो एक हमें इंप्रेशन है कि पंडित रविशंकर या और कोई कलाकार वेस्टर्न म्यूजिक में जाकर उन्होंने सबसे पहले भारतीय संगीत का प्रचार किया, तो वह सत्य नहीं है। परंतु हजरत सूफी इनायत खान जो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत, जी समझ में नहीं आ रहा। हेलो, कोई आवाज आ रही है बीच में? हाँ, तो हजरत सूफी इनायत खान 1910 में सबसे पहले अमेरिका गए, और उन्होंने संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति का परिचय वेस्टर्न वर्ल्ड को दिया। यहाँ पे उन्हीं की फोटो है, वीणा के साथ बैठे हैं, और एक ऑल इंक्लूसिव ऐसी फिलॉसफी के वो
फॉलोअर थे सूफी इज्म। मैंने यहाँ उसका उल्लेख किया है कि वहां जाने के बाद उन्होंने सूफी इज्म का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया, और उसके लिए उनको सबसे प्रिय जो चीज थी संगीत, उसको छोड़ा। हालांकि छोड़ा यानी बिल्कुल छोड़ा ऐसे मैं नहीं कहूंगा, परंतु उन्होंने म्यूजिकल टीचिंग के जरिए अनेक शिष्य बनाए, परंतु ज्यादा से ज्यादा समाज को तक पहुंचने के लिए उन्होंने सूफी विचार का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। उन्होंने जो मैंने कहा कि द म्यूजिक ऑफ लाइफ जो लिखी है, उसमें ही हैज written the collection of teachings on sound, presenting his vision of harmony, which encompasses every aspect of our lives. He explores the science of breath, the law of rhythm and creative process, and both the healing power and psychology. वगैरह वगैरह उन्होंने सूफी इज्म के जरिए म्यूजिक को, भारतीय संगीत को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया। यहाँ मैं कुछ विद्वानों के फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब फोटोग्राफ्स बहुत ही सीमित लोगों के रखे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझना कि केवल यही कलाकार विदेशों में गए। पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में आपने, मैडम ने बताया, उन्होंने एक छोटी सी विजिट में यूरोप में हाहाकार मचा दिया, इतना प्रभावित किया। आप तो सब जानते हैं कि मुसोलिनी को भी उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया और वो भारतीय संगीत के भक्त बन गए। वैसे पंडित विनायकराव पटवर्धन जी, भारत की आजादी के बाद भारतीय सांस्कृतिक एक रिप्रेजेंटेशन हुआ था तब के यूएसएसआर में, वहां पे भी उन्होंने अपनी गायकी, दमदार गायकी और तराना से विदेश के लोगों को बहुत प्रभावित किया। यहाँ बाईं ओर पंडित प्राणनाथ का फोटोग्राफ है, जो कि किराना घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे। बरसों पहले आप अमेरिका गए और उन्होंने भी अनेक शिष्यों को तैयार किया। लेट 40s में पंडित रविशंकर उनके साथ बैठे। बीटल्स जो इंग्लैंड के बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने तो बिल्कुल उनको सनातनी बना दिया। तो ऐसे अन्य कलाकार, पंडित स्वपन चौधरी जो कि अभी भी अमेरिका में है, उस्ताद जाकिर हुसैन और पद्म विभूषण उस्ताद अली अकबर खान साहब, इन कलाकारों ने या तो इनडायरेक्टली वहां जाके परफॉर्मेंसेस करके इन्फ्लुएंस किया, या तो वहां रहकर अपनी स्कूल के जरिए अनेक लोगों में प्रोपोगेशन, प्रमोशन और भारतीय संगीत को बहुत ही ज्यादा स्तर पर मासिस तक पहुंचाने का काम किया, और उसके लिए उनको अनेक दशक मेहनत करनी पड़ी। पंडित जसराज जी भी उनमें शामिल है, अनेक अन्य कलाकार हैं जो कि वहां पे गए। तो कहने का तात्पर्य ये जो परिवर्तन है, ये करीब गए 70-75 साल का है, जब पर्टिकुलरली यूरोप और अमेरिका में भारतीय संगीत का प्रचार शुरू हुआ। उसके ये क्या बोलते हैं, अग्रणी प्रतिनिधि हैं, ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वेस्ट इंडीज में, और विशेष करके इंडेंचर्ड लेबर्स जहाँ पे जाके बसे हैं, ये मैं जो प्रकार बता रहा हूँ, कैलिप्सो, सोका, चटनी, डिवोशनल, स्पिरिचुअल म्यूजिक, फिर अलग अलग एंसेम्बल होती है, सत्संग होते हैं। वहां पे स्टील पैन नाम का एक पैन है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो एक तवा, गुजराती में तवा बोलते हैं, हिंदी में भी शायद तवा ही बोलते हैं, जिसमें रोटी सेकी जाती है। तो उसमें अलग अलग सर्कल्स ऐसे होते हैं और अलग अलग सुर वहां पे पैदा किए जाते हैं। इन वाद्यों को भारतीय संगीत के साथ जोड़कर अनेक नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और आज हालत यह है कि चूंकि इन सभी देशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के जानकार और कलाकार और गुरुजन जाने के बाद अन्य वाद्य जो हैं, जैसे कि यहाँ मैंने उल्लेख किया है, बांसुरी, सितार, सरोद, तबला, पखावज, और पॉपुलर यानी
लोक संगीत के वाद्य, इनके साथ फ्यूजन या जोड़कर उसको अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास वहां पे हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को विशेष रूप से विदेशों में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सबसे अधिक अगर किसी को श्रेय देना है तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिसको भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम उन्होंने स्थापित किया था। और उसका उद्देश्य आज के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो 3 लेवल पे है। एक तो कल्चरल एक्सचेंज, फिर विदेशी छात्र छात्राओं को भारत में बुलाकर उनको स्कॉलरशिप देना। आपकी भी कॉलेजेस में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्र छात्राएं आते हैं, उनको पूरी स्कॉलरशिप मिलती है। और तीसरा, विश्व भर में उनके अनेक देशों में कल्चरल सेंटर्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ देशों के नाम बता रहा हूं, जैसे कि साउथ कोरिया, मेक्सिको, श्रीलंका, इजराइल, नेपाल। आप देख रहे हैं, मैं बोलने की आवश्यकता नहीं। इन कल्चरल सेंटर्स में हिंदी, योगा, उसके अलावा जिस देश में जिस विधा की आवश्यकता है, जिस विषय की आवश्यकता है, उसके अनुरूप संगीत की विविध शाखाएं जैसे गायन, वादन, नर्तन इत्यादि को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रमोट किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा, विशेष करके लेट 1970s या मिड 70s से, यानी यूं समझ लीजिए आज से 46 साल से ये काम हो रहा है। और अनेक कलाकार देश विदेशों में वहां पे गए। उन्होंने कल्चरल सेंटर्स में एक निश्चित सिलेबस के जरिए भारतीय संगीत को वहां की लोकल जनता को सिखाने का प्रयत्न किया। अच्छा, इसमें जो विकसित देश है, विकसनशील देश है और अविकसित देश है, इन तीनों का समावेश है। अब जब इंग्लैंड जैसा देश है तो वहां पे भारतीय संगीत को सिखाने के लिए वहां पे प्रतिनिधि नहीं भेजे जाते हैं, क्योंकि ऐसे देशों में अनेक कलाकार जाके बसे हैं, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। पर ऐसे देश जहां विकसनशील देश है या तो अविकसित देश है, उन देशों में विशेष करके भारतीय संगीत के शिक्षक, गुरुजन, उनको एज अ परफॉर्मर एंड एज अ टीचर भेजा जाता है। तो मेरा भी सौभाग्य वैसे ही रहा था कि 1998 में मैं वहां गया और मेरे पहले लखनऊ के बहुत ही गुणी विद्वान गायक, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, सिख थे, और जयपुर घराने के, अतरौली घराने के मोहम्मद सईदुद्दीन, और उनके भी मैं नाम भूल रहा हूँ अभी समाओ। तो ऐसे अनेक कलाकार वहां पे मेरे पहले और मेरे बाद वहां पे गए। पर मुझे कहीं ना कहीं एक महसूस हुआ कि कुछ हद तक, सभी केसेस में मैं नहीं कह रहा हूं, इन देशों में जो शिक्षक गए उन और उस पे कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव था। उसकी वजह से भारत सरकार का जो पर्पस था, हेतु था, वो कितनी हद तक सिद्ध हुआ उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ, काफी पैसे खर्च भी किए गए। हाँ, एक जनरल अवेयरनेस जरूर उन देशों में इस एक्टिविटीज के जरिए हुआ, परंतु ये कहना कि 45 साल इतने शिक्षक जाने के बाद सचमुच कलाकार पैदा हुए क्या, तो उसका उत्तर ना के बराबर है। कुछ देशों में कुछ सिंसियर टीचर्स गए, वहां जाकर फिर से अपने से गए और वहीं बस गए और उन्होंने प्रचार प्रसार का काम किया, तो वहां जरूर कुछ कलाकार पैदा हुए। जैसे कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जहां मेरा भी जाना हुआ था, वहां पे एक जबरदस्त अवेयरनेस हुई है। मॉरिशस या सूरीनाम,
या बांग्लादेश में तो वैसे भी भारत से मुक्त होने के बाद या पाकिस्तान से मुक्त होने के बाद वहां पे कलाकार तो थे ही। तो इन देशों में एक वाइब्रेंसी है, कल्चरल वाइब्रेंसी है, और काफी कलाकारों ने प्रचार प्रसार के जरिए कलाकार पैदा करने का काम वहां पे किया, और वो अपने आप में संस्था के रूप में स्थापित हुए, और उन्होंने अगली पीढ़ी को ये संगीत सिखाने का पुण्य कर्म किया है, वो आज तक अविरत चल रहा है। मैं दूसरी एक संस्था का नाम यहाँ लेना चाहूंगा कि भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन ने भी इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, दोहा, अबू धाबी, इन देशों में उनके सेंटर्स चलते हैं, और वहां भारत से शिक्षक जाते हैं। और कई बार ऐसे हुआ है कि वहां अगर कोई नौकरी पेशा कोई आ जाता है कलाकार, तो उनकी फैमिली में कोई अच्छा कलाकार हो तो उनको भी एम्प्लॉय किया गया है, और वहां पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे कि मैं विशेष करके लंदन की मैं बात करूं, तो लंदन में जो भारतीय विद्या भवन है, या न्यूयॉर्क में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, वहां पे फॉर जनरेशंस अच्छे कलाकार तैयार हो रहे हैं, और सचमुच रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दूसरी महत्व की बात, तो अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के कई सेंटर्स विश्व भर में अब फैले हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं अगर विनायक राव पटवर्धन जी की बात करूं, या पंडित ओमकार नाथ और उनके गुरुजी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उनके शिष्य और प्रशिष्यों ने जो गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की और उसको आगे बढ़ाया, उसका फल आज बहुत ही सकारात्मक मिल रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्रोमोटिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एजुकेशन, तो उसमें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जैसे मैं पहले भी बताया, वहां पे जब कलाकार जाते हैं या शिक्षक जाते हैं, तो उनको बहुत ही सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छी तनख्वाह भी दी जाती है, और पूरी सुरक्षा दी जाती है, जिससे वो बिल्कुल फ्रीली अपना विद्यादान कर सके। दूसरी एक मैं बात कहना चाहता हूं कि अनेकानेक देशों में, उन देशों की कई यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे मैं वेस्ट इंडीज की बात कहूं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में है, वहां पे भारतीय मूल के कुछ कलाकार, जैसे एक हमारी बहन है डॉक्टर रूबी मलिक, जो कि आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी से जाके वहां पे बस गई थी, वो प्रोफेसर है। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में अच्छे कलाकार हैं, वो बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री तक कलाकार पैदा कर रहे हैं और विद्यार्थी पैदा कर रहे हैं। ये लोग फॉर्चुनेटली, जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और संकाय प्रमुख बना, तो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कल्चरल एक्सचेंज के तौर पे हमारे यहाँ आए, उनके विद्यार्थी आए, शिक्षक गण आए, और हमसे आदान प्रदान किया, और हमारे भी कुछ लोग वहां पे गए। उसमें विशेष करके शेफील्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, जो कि इंग्लैंड में है, फिर डरहम यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, फिर बांग्लादेश की कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हमारे यहाँ आए, विद्यार्थी आए, और कल्चरल एक्सचेंज हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और इससे काफी अवेयरनेस बढ़ सकता है, नॉलेज में वृद्धि हो सकती है, और इसको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और जो भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पैट्रन्स हैं, और जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और उसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से विथ पर्पस, कुछ हेतु हो, और उसको साध्य करने के लिए ऐसे एक्सचेंजेस होना चाहिए, जिससे एकेडमिक एरिया ऑफ म्यूजिक वो समृद्ध होगा, शिक्षा क्षेत्र में, संगीत में प्रगति हो सकती है। अब मैंने नीचे लिखा है स्कूल्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये विश्व भर के सभी देशों में बहुत प्रवृत्त हैं, और उसके अलावा
जो कुछ लोग सुशिक्षित लोग, संगीत में शिक्षित लोग विदेशों में गए हैं, वो प्राइवेट क्लासेस के जरिए भारतीय संगीत के प्रचार और प्रसार का काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले बंगाल फाउंडेशन। बंगाल फाउंडेशन एक फेस्टिवल करता है जो कि वीक लॉन्ग होता है, 1 सप्ताह तक, और आप सबको आश्चर्य होगा कि उसमें हजारों लोग श्रोताओं की रूप में वहां पे उपस्थित रहते हैं। वो संख्या 1-2 हजार नहीं, पर 40-45 हजार तक, और वो एक बड़े स्टेडियम में ऑर्गेनाइज होता है और 1 सप्ताह का होता है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा संगीत समारोह कोई है तो बंगाल फाउंडेशन द्वारा आयोजित संगीत समारोह है। आप उसके कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। पिक्चर देख पा रहे हैं आप? जी, क्लियर है। दिख रही है जी। तो ये पूरे ऑडियंस का शायद 1/10 हिस्सा है, यूं समझ लिए। 2-3 हजार ऑडियंस तो इसमें आराम से दिख रहे। तो कहने का तात्पर्य, बंगाल फाउंडेशन जो बांग्लादेश में है, वहां के किसी एंटरप्रेन्योर ने और कुछ ग्रुप्स ने मिलकर, ट्रस्टीज ने इकट्ठा होकर उसकी स्थापना की है, और बेहद बड़े पैमाने पर दिसंबर में ये फेस्टिवल होता है, और वीक लॉन्ग 1 सप्ताह तक वो फेस्टिवल होता है। और साथ साथ उन्होंने संगीत शिक्षा संस्था भी स्थापित की है, जिसके जरिए भारतीय संगीत का शिक्षण दिया जाता है वहां पे। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, RTI उसको कहते हैं, मॉरिशस में है, वहां फुल फ्लेज बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री तक एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ मैं रैंडमली ये लिस्ट किया है, तो बीटल्स और पंडित रविशंकर, यहूदी मेन्यूहिन, ई क्लेमेंट्स, एलन डेनियलू, नजीर अली, जयराज भोई, ये सब कुछ ऑथर्स थे और रिसर्चर्स थे जिन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है और संगीत पे बहुत बड़ा काम किया है। मैं अगर काफी नाम भूल रहा हूं या तो इसमें इंक्लूड कर नहीं पाया हूं, उसकी वजह समय और समय की कमी है बेसिकली। पर मैं कहना ये चाहता हूं कि विदेश के अनेक लोगों ने भारतीय संगीत को डॉक्यूमेंटेड करके उसको आम जनता तक पहुंचाने का पुण्य कर्म किया है। मैं यहाँ एक नाम लिखा है, रमेश वाघमारे। ये कनाडा में स्थित है। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि रमेश वाघमारे बड़ौदा के हैं, और उन्होंने वो 1980s में कनाडा में गए, और कनाडा में कहा, ओटावा में। अब रिलेटिवली दूसरे हिस्से में ज्यादा कार्यक्रम होते हैं, तो ओटावा चाहे कैपिटल हो, पर वहां पे भारतीय मूल के या अदरवाइज पॉपुलेशन भी बहुत कम है। परंतु उन्होंने आज तक करीब 125 से अधिक कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया और उनके वर्कशॉप्स करवाए। ये एक बिल्कुल महत्वपूर्ण मैं उदाहरण इसलिए बताना चाहता हूं कि ऐसे अनेक सज्जन हैं जिन्होंने पूरे विश्व भर में एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया है कि जो कलाकार आए उनको अपने घर में रहने, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, पूर्ण व्यवस्था करना, उनका कार्यक्रम का आयोजन करना, फिर उनके वहां के संगीत रसिकों के साथ इंटरेक्शन करके फिर उनके वर्कशॉप्स भी करना, जिससे शिक्षा का भी प्रचार हो, संगीत क्या है उसके बारे में लोगों को, भारतीय मूल के ही नहीं परंतु वहां के जो गोरे लोग हैं या वहां के मूल निवासी हैं उनको भी उसका ज्ञान हो। तो ये ऐसे गुणी जन, ऐसे सज्जन लोग पूरे विश्व में फैले, तो उनको भी मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूं आज का प्रेजेंटेशन। यहाँ नीचे एक नाम है मनु श्रीवास्तव, जो अमेरिका में बसे हैं। फिर केन जुकरमन जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, वो उस्ताद अली अकबर खान साहब के पास सीखे हैं। स्वपन चौधरी, उनके बारे में बोल चुका हूं। और डागर ब्रदर्स, उनके शिष्य प्रशिष्य, पूरे यूरोप में उन्होंने ध्रुपद का प्रचार प्रसार करने का जो पुण्य काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, मुझे भी एक मौका मिला था
2 बार मुझे मौका मिला। नेदरलैंड्स में रोटरडैम कॉन्जर्वेटोरियम, कोडार्ट्स नाम की संस्था है, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन तक ट्रेनिंग दी जाती है और वहां वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट है और उसमें मेरा ही एक शिष्य बाद में जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। उसका नाम है नितिरंजन बिस्वास, जो कि बड़ौदा में तबला में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में। और बड़े गौरव की बात है कि वहां पे अध्यक्ष के रूप में पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। उन्होंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है कि द बेस्ट तबला प्लेयर आई हैव मेट आउटसाइड इंडिया इज नितिरंजन बिस्वास। तो ऐसी संस्था में ऐसा गुणी कलाकार जाकर नीदरलैंड्स में आसपास के देशों से अनेक कलाकार आकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी विदेशों में अनेक संस्थाएं फैली हैं, जैसे अमेरिका में बर्कली यूनिवर्सिटी, मोस्ट एडवांस जिसको कहें, जिसका स्टैंडर्ड है म्यूजिक का, वहां पे बड़े बड़े कलाकार जाके उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, कंट्रीब्यूट किया है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, वहां पे भी पहले मैंने जैसे बोला कि भारतीय विद्या भवन की अनेक शाखाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, डरहम और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, ऐसे बांग्लादेश में तो कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बड़ौदा से ही नहीं परंतु BHU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी से, ऐसे अनेक जो 20-30 साल पहले ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, अभी रिसेंटली हुए, वो वहां जाकर शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में स्थापित हुए हैं और भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये मैं बता रहा था कि बंगाल फाउंडेशन बांग्लादेश में है, कितने बड़े पैमाने पर वो वहां पे आयोजन करते हैं और भारतीय संगीत का प्रमोशन हो रहा है। इंग्लैंड में एक ऐसा बड़ा फेस्टिवल होता है, दरबार फेस्टिवल। कोइंसिडेंटली मैं उल्लास जी के ही दोनों फोटो बताए, पर ऐसा नहीं है, कई बड़े कलाकार शिरकत करते हैं। तो दरबार फेस्टिवल, संदीप विरदी करके सिख हैं, मूल पंजाब के, वहां जाके उन्होंने भारतीय संगीत के प्रचार का बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है। ये सब कलाकार भी वहां जाकर अपना परफॉर्मेंस, इंटरैक्शन और वर्कशॉप्स इत्यादि करते हैं और ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिससे भारतीय संगीत, विशेष करके शास्त्रीय संगीत को बहुत प्रचार और प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये तो जनरल मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से प्लेटफॉर्म्स और परफॉर्मेंसेस होते हैं। भारत सरकार की तरफ से भी कल्चरल ग्रुप्स भेजे जाते हैं, इंडिया फेस्टिवल जैसे आपको पता है। फिर वहां की ऑर्गेनाइजेशंस अगर भारत सरकार को लिखती है तो, और आप में से कोई एम्पैनल्ड आर्टिस्ट हो ICCR में, तो ICCR उनके आने जाने का खर्च देती है और आप उन देशों में जाकर परफॉर्मेंस या वर्कशॉप्स या कोई भी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस या सिंपोजियम्स और सेमिनार में आप हिस्सा ले सकते हैं। इससे ये स्थिति पैदा हुई है कि जितने कलाकार अन्य देशों में पैदा हुए हैं और भारतीय संगीत को जानते हैं, तो उनको उन्हीं के देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है। स्कूल्स, कॉलेजेस और टीवी और रेडियो चैनल्स में, मैं आपको बताऊं, साउथ अमेरिका में मैं जो 3-4 देशों में रहा, वहां के रेडियो स्टेशंस के नाम सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। संगीत माला, रेडियो राधिका, हाँ, त्रिशूल, फिर सनातन धर्म महासभा की रेडियो जागृति ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। ऐसे भारतीय नाम वाले रेडियो स्टेशंस पे अनेक कलाकार जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो रेडियो जॉकी या टीवी जॉकी के रूप में भी जॉब पाते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कुछ मॉड्यूल्स तैयार करके, टीचिंग के मॉड्यूल्स तैयार करके, परफॉर्मेंस के मॉड्यूल्स तैयार करके, विजिटिंग आर्टिस्ट के इंटरव्यूज वगैरह लेके भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार करते हैं। वैश्वीकरण जो हुआ है, ग्लोबलाइजेशन,
उसके कुछ फायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुआ है, पर जो मेजर कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूं कि एक इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हुआ है, हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, क्या चल रहा है वो जानना हो तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। जागतिक बाजार खुल गया है, यानी आज ये पेंडेमिक की मैं बात करूं तो कई लोगों ने इंटरनेट के जरिए वर्चुअल क्लासरूम ट्यूशंस किए हैं। म्यूजिशियंस जो टैलेंटेड थे उनको कहीं ना कहीं ट्यूशंस मिले हैं और रोजी रोटी कमाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि अत्याधुनिक संचार प्रणाली के माध्यम से हो पाया है। आर्थिक बाजार का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ, पेमेंट इतना गेटवेज खुल गए हैं कि कहीं से भी कहीं पेमेंट करना हो तो कैश डॉलर की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और अनेक फायदे उसके हुए हैं। परंतु एट द सेम टाइम म्यूजिक में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, कहीं ना कहीं म्यूजिक पर नकारात्मक परिणाम तो नहीं हुआ है। तो परिणाम क्या हुआ है कि अमाउंट ऑफ कॉन्सर्ट्स बहुत बढ़ गए, पर सचमुच क्या उसमें क्वालिटीज है क्या, या केवल अपनी कला और साधना का प्रमाण ऑडियंस को देना, यहां तक सीमित न रहकर किसी भी तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, ये स्वभाव तो कहीं नहीं बन गया। ये एक विचार करने योग्य बात है। प्रॉफिट मेकिंग या मनी मेकिंग बिजनेस हो गया है परफॉर्मर्स के लिए और विशेष करके ऑर्गेनाइजर्स के लिए। इतने ऑर्गेनाइजर्स बन गए, ठीक है, वो बनना कोई गलत नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं विशेष करके लाइट म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक, या मैं गुजरात का हूं तो गरबा के जो ग्रुप्स जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है। क्लासिकल म्यूजिक में वैसी संभावना थोड़ी कम रहती है क्योंकि सुशिक्षित लोग होते हैं और उनकी साधना का स्तर ऊंचा होता है, तो अपने आप उनको रिकॉग्निशन मिल जाता है। पर फिर भी क्लासिकल म्यूजिशियंस में कहीं ना कहीं ऑडियंस को खुश करने की वृत्ति डेवलप हुई है, और जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल नेम एंड फेम थ्रू मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी करने की एक वृत्ति डेवलप हुई है। और सेंटर ऑफ फोकस हैज बिकम मनी थ्रू म्यूजिक। कहीं ना कहीं केंद्र में क्या है, पैसा, और उसके कारण अननेसेसरी कॉम्पिटिशंस और कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए म्यूजिशियंस में भी और ऑर्गेनाइजर्स में, ऐसा लगता है। और दिस इज द जनरल ऑब्जर्वेशन, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और कई बुक्स में इसका जिक्र किया गया है। परफॉर्मेंसेस में क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो एक सुंदर मेलोडिक राग की शुद्धता को संजोते हुए गाना बजाना होना चाहिए, उसके बदले उसमें चमत्कृति कितनी अधिक हो इसकी तरफ ध्यान जा रहा है। ये मैं कुछ आइडेंटिफाई किए एरियाज, उसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूं मेरे बड़े भाई साहब हैं श्री दीपक राजा जी, जो पंडित अरविंद परिक जी और डॉक्टर अशोक रानड़े जी के शिष्य हैं। उन्होंने ख्याल वोकलिज्म और 2-3 और किताबें लिखी हैं जिसमें अपना ऑब्जर्वेशन उन्होंने रखा है, और इस ऑब्जर्वेशन को मैं एंडोर्स करता हूं क्योंकि मेरा भी अनुभव कुछ यही रहा है। तो शुद्ध राग गाने की बजाय सरगम की भरमार, तानों की भरमार, सप्तक, तीनों सप्तक जितना ऊंचा जाए उसका प्रयास करना, जितना नीचा गा सके उतना प्रयास करना। जैसे मैंने लिखा है फ्रॉम 1.5 ऑक्टेव, ये तो नेचुरल है। 1.5 सप्तक ये नेचुरल म्यूजिक के लिए इनफ है। पंडित कुमार गंधर्व जो गाते थे उनको 1.25 सप्तक से ज्यादा, मैं तो कहता हूं 1 सप्तक से ज्यादा गाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नीचे दहिवत तक और ऊपर गंधार तक ठीक है, और उसमें उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और पूरा सांगीतिक विश्व खड़ा किया। उसके सामने आज क्या हो रहा है, विशेष करके विदेशों में तैयारी, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ा है। फ्रॉम सिंपल रिदम, उसके सामने तिहाइयों की भरमार या लयकारियों की भरमार, सवाल जवाब, ये सब बढ़ गया।
मध्य लय की गति के सामने फास्ट कैसे गाया जा सके, बजाया जा सके, और वादन में तो फास्टेस्ट क्या हो ये हमारी समझ शक्ति से भी परे, ये एक वृत्ति हो गई है। और फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड और एब्स्ट्रैक्ट, यानी जब कलाकार गाने को बैठता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं क्या प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं इसका विचार तो होता है, परंतु एक बार स्टेज पर बैठने के बाद, मंच पर बैठने के बाद अपनी कल्पनात्मकता, अपनी सृजनात्मकता, अपनी साधना और उसमें एक स्वाभाविक स्पिरिचुअलिटी को संजोकर अनजाने क्या चमत्कारिक प्रस्तुतियां वो करता है। उसके बदले कलाकारों की वृत्ति क्या हुई कि मैं 25 मिनट में विलंबित रखूंगा, फिर उसमें तानबाजी करूंगा, फिर एक बंदिश मध्यलय की होगी, फिर एक तराना होगा और एक फास्ट बंदिश होगी जिसमें बहुत सारे आकर्षक शब्द होंगे, और इस तरह एक प्रवृत्ति बन गई है। तो फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड म्यूजिक से स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक की तरफ यात्रा कहीं ना कहीं शुरू हुई है। ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है और मेरे बड़े भाई साहब दीपक राजा जी का भी ऑब्जर्वेशन है। मैं कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले मैं एक दो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहूंगा। हुआ यह है कि देश विदेश में जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या मंच अवेलेबल है, उसके कारण वहां की ओरिजिनल जो म्यूजिक की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उसमें भारतीय संगीत को या तो ग्रुप सिंगिंग में, या तो कॉयर सिंगिंग के रूप में, या तो कॉन्फ्लुएंस यानी दो अलग अलग म्यूजिक के प्रकार के रूप में जोड़कर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आप जैसे जानते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन का शक्ति बैंड वो भारत में भी और विदेश में भी बहुत पॉपुलर हुआ। बीटल्स ने भी भारतीय वाद्य जैसे सितार खास करके उसमें जोड़कर अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली एक क्रॉस करंट नाम का एक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। परंतु मैं एक उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उसकी वीडियो है, वो कितनी इफेक्टिवली बजेगी मुझे नहीं पता, परंतु आप अगर इंटरनेट सेवी है, अगर आप आदी है इंटरनेट के, तो आप सब जाइए और रागा रामकली और कॉयर CHOIR सर्च करेंगे तो ताइवान से लेकर जापान, अमेरिका, यूरोप में अनेक देश, पोलैंड से लेकर, रशिया से लेकर, नीदरलैंड से लेकर, राग रामकली की एक बंदिश है, हूं तो बार बार आगरा घराने की बंदिश है, पर उस बंदिश को उन्होंने ग्रुप सिंगिंग में कैसे कन्वर्ट करके एक आकर्षक प्रस्तुतियां अपने हिसाब से दी है, उसका एक उदाहरण मैं नमूना आपको बताना चाहता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो वो अच्छी ऑडिबल और विजिबल हो। इंटरनेट अगर अच्छा हो तो ये संभव हो पाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। जी अच्छा, ये पूरी तो वीडियो करीब 5 मिनट की है, पर मैं 2 मिनट के बाद मैं बजाकर, अगर इसकी ऑडियो कम सुनाई दे तो मुझे बताना, मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ 25% तक। सर बंद, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? अभी आवाज अभी रुक गया। अभी तुरंत बंद हो गई। नहीं, मैं अभी बंद किया, पर मैंने शुरू किया तो आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, आवाज आ रही थी, आपने शुरू किया तो आवाज आ रही थी। ओके, मैं फिर 1-2 सेकंड आई। वो तो बार बार तुम्हारे गुस्सैया ये बंदिश गा रहे हैं, वो कॉयर सिंगिंग के रूप में गा रहे हैं। फिर से मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसमें वो क्या करते हैं कि तबले और पखावज के बोल जोड़कर उसको
फिर एक चमत्कृति आकर्षक बनाने का एक प्रयास वो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय संगीत सब दूर अब फैला है, रागधारी संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, और उसके जो बेस्ट एलिमेंट्स उनको एक्सेप्टेबल लग सकते हैं या जोड़ सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके कॉयर म्यूजिक में या जो एंसेम्बल होता है उनका या कॉन्फ्लुएंस म्यूजिक होता है उसमें वो जोड़कर बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उसका ये एक उदाहरण है। फिर से मैं बजाने का प्रयास करता हूं, अगर नहीं सुनाई देता है तो आप बीच में बिल्कुल बेझिझक बोलिए, या वॉल्यूम कम हो तो भी बोलिए, तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। अभी 82% मैंने किया है। वॉल्यूम ठीक था, अच्छा वॉल्यूम ठीक था, सुनाई दे रहा था। ओके ठीक है, तो मैं बजाता हूँ फिर से। बीच में गड़बड़ हो गया। आवाज थोड़ी कम हो गई सर। सर आवाज थोड़ी कम हो गई। आवाज नहीं आ रही थी? ओ सॉरी, थोड़ा ठीक है। डिस्टर्ब। आवाज नहीं आ रही है कोई बात है, मैं एक दूसरा प्रयास करता हूँ। मेरा ही शिष्य है और बहुत अच्छा वायलिन बजाता है, वो गाना मेरे पास सीखा है और गायकी थोड़ा बहुत सीखा है। सॉरी, एक मिनट, वेरी सॉरी। हाँ, ये सुनाई दे रही थी आवाज अभी? जी जी, अच्छे से सुनाई दे रही है। ओके ओके, जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये पंडित रमेश मिश्रा जी है सारंगी पर उनकी दाहिनी तरफ बैठा है शिवानंद महाराज करके, बहुत ही अच्छा कलाकार है और गाता भी अच्छा है, वायलिन भी अच्छा बजाता है, अनेक वाद्य बजाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में वो प्रोफेसर भी है। हाँ, तो ये सुनाई दिया ठीक से? जी बहुत, ओके हाँ सुनाई दिया। ओके, ठीक है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि इतना प्रभाव भारतीय संगीत में है कि आज ट्रिनिडाद एंड टोबैगो 14,000 किलोमीटर है भारत से, और इनके पूर्वज आज से 125-150 साल पहले वहां जाके बसे। शिवानंद महाराज, उनकी आयु केवल 45-46 साल है
और इतना बढ़िया वायलिन बजा रहे हैं, ये संभव हो पाया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और विशेषतः गए 30-40 साल में जो आदान प्रदान को वेग मिला है, गति मिली है, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। मुझे ऐसे लगता है विश्व के प्रगत या अप्रगत कोई भी देश हो, उसमें भारतीय लोग अच्छी स्थिति में है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, और संगीत तो उनके दैनिक जीवन का अविभाज्य अभिन्न अंग है। और शास्त्रीय संगीत की स्थिति अगर रिलेटिवली देखे जाए तो इन देशों में बहुत अच्छी है। वहाँ की सरकारें भी उनको कुछ हद तक मदद करती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में दिवाली नगर नाम की जगह है, और दिवाली में 15 दिन तक वहां मेला लगता है, और उस मेले के दौरान वहां की सरकार उनको क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और पॉपुलर म्यूजिक को और डांस को और नाटक को प्रमोट करने के लिए भरपूर मदद करती हैं। लोकल लोग भी वहां पे मदद करते हैं। उसकी बदौलत ट्रिनिडाद जैसे, जहां की पॉपुलेशन 11 लाख है, सिर्फ 12 लाख, वहां पे तबले की अनेक क्लासेस हैं, वोकल म्यूजिक की अनेक क्लासेस हैं, डांस की अनेक क्लासेस है, और सैकड़ों विद्यार्थी वहां पे, सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी वहां पे सीख रहे हैं, और साथ साथ 2 यूनिवर्सिटीज भी वहां पे है। उसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा की कहने की कोई आवश्यकता नहीं। सब जगह पे भारतीय मूल के लोग फैले हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कंक्लूजन के तौर पर मैं अब स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? कंक्लूजन दिख रहा है ना? दिख रहा है। हाँ जी। तो मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बहुत ही कैजुअल इस तरह से उसका अप्रोच रहा है। उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का काफी दोष है। जब कोई कलाकार या शिक्षक या गुरु जाता है तो वो सचमुच सिखा रहा है और उसके सिखाने का ध्येय कुछ सिद्ध हो रहा है। अगर 3 साल के लिए कोई शिक्षक जाता है तो उसका एक कुछ प्लान होना चाहिए, और 3 साल के अंत में ये अचीव करना है, ऐसा गोल सेट करना चाहिए। ऐसा बहुत कम प्रतीत हुआ है, खास करके आईसीसीआर के कल्चर सेंटर्स में। परंतु अभी मुझे जैसे पता चला है कि आईसीसीआर में डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे करके राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने उसको बहुत ही स्ट्रीमलाइन किया है और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उसके रिजल्ट्स मिलने की आशा बनी है, और मैं जल्दी सुखद परिणाम आएगा। परंतु जो आज तक हुआ है उसका मैं एक उदाहरण में बता रहा हूं। फिर मोर कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी टेकन, सीरियस म्यूजिशियंस नीड टू बी सेंट फॉर परफॉर्मेंसेस एंड टीचिंग। उनका बहुत बढ़िया से स्क्रीनिंग अगर हो, उनको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो ये काम कर पाना संभव है। तीसरी बात, कोलैबोरेशंस ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज शुड टेक प्लेस मोर ऑफन। मैं ऐसा सुझाव देना चाहता हूं आपकी यूनिवर्सिटी को भी, और हमारी यूनिवर्सिटीज में मैंने वो प्रयास किए हैं कि शॉर्ट टर्म कुछ कोर्सेज हो, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हो, वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हालांकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज उसमें कितनी हद तक आपको दे सकती है, और उसकी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कितना संभव है, वो एक्सप्लोर करना बहुत आवश्यक है। पर अगर ये किया जाए तो यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट के भी आकर्षण से ही सही काफी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और ये प्रयोग मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए नहीं, पर कोलैबोरेशंस और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए मैं जरूर कर पाया हूं। और entirely new dimensions to Indian music has emerged worldwide as Indian music is widely appreciated और globally popular हुआ है। और more professional and commercial approach to be given for promotion of Indian music by government, और एक जिसको बोलते हैं बहुत ही प्लानिंग के साथ उसको अगर प्रमोट किया जाए तो उसका फायदा हो सकता है, रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
और इसकी वजह से स्पेस फॉर डूइंग जेन्युइन रिसर्च पैदा हुई है, संभावनाएं पैदा हुई है। मेरे जो शिवानंद महाराज जो आए थे, महाराज उनका नाम है, वो कोई साधु संत नहीं है, परंतु कहने का मतलब ये है कि वो जब आए थे तो उनका उद्देश्य रिसर्च करना था। वो भारत में आए, अलग अलग जगह गए, बड़ौदा में ज्यादा रहे, और अनेक डायमेंशंस रिसर्च के इमर्ज हुए। हमने चर्चा जब की तो इतने पहलू उजागर हुए कि क्या बताएं। तो कहने का तात्पर्य, अभी बहुत सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण सब जगह है, रिसेप्टिव लोग हैं, और उसको सिस्टमेटाइज, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जीक्यूट अगर किया जाए तो भारतीय संगीत के विद्यार्थियों का और शिक्षकों का भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा मैं मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन की ओर ही जा रहा हूं, या तो यूं कहें समापन हो ही गया है। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करके जो भी अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका बहुत ही ऋणी हूं। मैं ये चाहता हूं कि विदेशों के यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आदान प्रदान होना ये स्वाभाविक है, पर उसमें आर्थिक एक विषय आता है कि जो आपको रोक सकता है। भारत में जैसी आपकी संस्था है और अन्य यूनिवर्सिटीज हैं, वो अगर कल्चरली एक्सचेंज के तौर पे जुड़ जाए तो बहुत लाभ दोनों ओर मिल सकता है। ये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी संस्था अगर गुजरात में आना चाहे, और यहाँ पे कई गुणी लोग हैं, यहाँ मैं डॉक्टर नीलम पॉल मैडम देख रहा हूँ और काफी लोग होंगे, मैं इजीली देख नहीं पा रहा हूँ, तो उन सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप अगर ऐसी पोजीशन में हैं तो ऐसी संभावनाएं एक्सप्लोर करें कि हमारे लोग वहां आए, वहां के यहाँ आए। रिसर्च एक उसका महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, पर साथ साथ ज्ञान वृद्धि, ज्ञान वर्धन, वो भी इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूं कि जो भी मैंने प्रस्तुत किया आपके लिए कुछ न कुछ संदेश और फायदेमंद रहा हो। कुछ प्रश्न आपके हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में बहुत रोचक और बहुत आकर्षक थी प्रस्तुति आपकी। डॉक्टर सीमा वर्मा से अनुरोध है, आप देख लीजिए, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो उनके प्रश्न आप प्रोफेसर केलकर तक पहुंचा दीजिए, अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप देख लें। सीमा जी। जी जी, अभी तक तो किसी के प्रश्न नहीं दिख रहे हैं मुझे, सभी संतुष्ट हैं सर के व्याख्यान से। मैं भी अभी तक सोच ही रही हूँ कि आपसे पर्सनली बात करके कुछ बात जरूर पूछूंगी विद्यार्थियों के लिए, लाभ के लिए, लेकिन प्रश्न मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी एकदम हालात से भरपूर हैं, कोई प्रश्न अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम सब के आदर भाव को व्यक्त करते हुए धन्यवाद देने का दायित्व आप संभाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दी। ऐसा है कि धन्यवाद तो बहुत ही पुनीत कर्तव्य है, और जिसे ज्ञापित करने हेतु मुझे आज बोला गया है। आज सही मामले में देखा जाए तो मुझे इसकी सार्थक अर्थ की अनुभूति समझ में आ रही है कि इतने नकारात्मक जो पिछले दिनों हम लोग तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना से या कुछ भी हम लोग जो अपने आसपास माहौल देख रहे हैं, उसमें सच में प्रोफेसर केलकर जी को सुनना एक अलग सी बात लग रही है। और आज सर आपको विशेष धन्यवाद हम लोग सभी की ओर से। आपने इतना अमूल्य समय देकर अपनी ज्ञान गंगा से हम सभी को रससिक्त किया है। विश्व यात्रा से जुड़े आपके अनुभव द्वारा भारतीय संगीत के विस्तार बिंदु को आपने इतनी सहजता से साझा किया है, हम आपका विशेष धन्यवाद अर्पित करते हैं। विश्व में अनेक धर्म संप्रदायों के लोग किस प्रकार अलग अलग जीवन व्यवहार से भारतीय संस्कृति के पोषक, संरक्षक और संवर्धक रहे हैं, और इस सांस्कृतिक संवर्धन में सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि की भी बात जो आपने कही है,
कुछ विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति माध्यम से भी आपने जो जानकारी प्रदान की है, कुछ भ्रम भी आपके माध्यम से दूर हुए हैं। इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए हम सभी आपको विशेष धन्यवाद देते हैं। और भारतीय संगीत की विकास यात्रा में विश्व में किस प्रकार ये विकास यात्रा बढ़ती रही, आपने संगीत शिक्षा संस्थान की बात कही, कुछ फेस्टिवल्स का भी उदाहरण दिया, पुरस्कारों की बात कही, कलाकारों की बात कही, जन प्रसार माध्यम की बात कही। इन सभी योगदान का उल्लेख करते हुए कलाकारों का विशेष सहयोग और उनकी आंतरिक इच्छा की बात कही है, जो हमें अंदर तक गौरवान्वित कर गई है। सर, आपको इस जागृति हेतु भी नमन है, अभिवादन है, वंदन है। भारत सरकार के कुछ कदम की ओर भी आपने संकेत किया, कुछ नकारात्मक पहलू की ओर भी आपने संकेत किया है। तो वो तो जागृति के साथ साथ कुछ नकारात्मकता तो आएगी ही, लेकिन फिर भी आपने अपने वक्तव्य का समाहार कुछ इस प्रकार किया कि कोई रिसर्च स्कॉलर गुजरात आना चाहे और गुजरात से कोई आपके यहाँ भी आना चाहे, ये इतना सकारात्मक पहलू पर आपने अपनी बात समाप्त की है कि अब नकारात्मकता की ओर तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद इतने सारगर्भित, इतने सुंदर, इतने सुगठित व्याख्यान के लिए। विश्व यात्रा को निश्चित रूप से 1 घंटे में समेटना आपसे कोई सीखे, आपने बहुत अच्छे व्याख्यान के माध्यम से इसको दिया है। आगे बढ़ते हुए हम अपनी कड़ी में बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी प्रबंधक महोदया श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी को हैं, साथ ही प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी का भी विशेष धन्यवाद करते हैं। आप दोनों ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत हैं, उत्साह का आधार हैं। निरंतर आपसे प्रेरणा पा करके ही हम अपने किसी भी कार्यक्रम को इतना सुंदर आकार दे पाते हैं। आपकी प्रेरणा और दिशा निर्देशन से ही हम किसी क्रम, किसी भी परिस्थिति में कर पाते हैं। आपने अपने वक्तव्य में अभी सबसे पहले ही कहा था कि कठिनाइयों में सुअवसर खोजना और सकारात्मक दिशा हम सबको तय करनी होगी। आज हमारी प्राचार्य ने इसी वाक्य से अपनी शुरुआत ही की है। निश्चय ये प्रेरक वाक्य ही नहीं, यही वो ऊर्जा का संबल है जिससे इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हम इतने सुंदर आयोजन की बात सोच पाते हैं। और सबसे विशेष धन्यवाद है हमारी विभागाध्यक्षा डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी का। आपने केलकर जी का इतना सुंदर व्याख्यान रखा, बात बहुत दिन से चल रही थी। हम लोग भी कई व्याख्यान के माध्यम से केलकर जी से जुड़े हैं। पिछले 2020 में कई वेबिनार में मैंने भी आपका सुना है, साथ भी दिया है, 1-2 वेबिनार में हम लोग साथ भी रहे। लेकिन ये पहल स्वरवंदना दी ने कही कि इसके लिए विशेष धन्यवाद दीदी को है। साथ ही धन्यवाद है हमारी सभी सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाओं का, जो आज एक साथ 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर भी समय समय पर उत्साहवर्धन हेतु इधर उधर दोनों तरफ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और एक विशेष धन्यवाद है हमारे तकनीकी सहयोगी मंडल का, चंद्रकांत जी का, कपिल जी का, एवं कार्यालय के उन सभी सदस्यों का जिन्होंने इस कार्यक्रम हेतु अपना बहुत बहुत सहयोग दिया है। सभी परेशान हैं, किसी की तबीयत में कुछ सुधार नहीं है, किसी को घरेलू कुछ परेशानी है, लेकिन सभी इसमें जुड़े हुए हैं। पिछले 3 दिन से छोटे मोटे काम के लिए मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, जिनसे उनकी ये सजगता समझ में आती है कि सभी कितने उत्साही हैं कि कुछ विभाग द्वारा भी कुछ कार्यक्रम आगे बढ़े। और संगीत के कार्यक्रम में तो यूं भी सबका प्रवेश अनिवार्य ही हम लोग समझते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद है द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी आयुषी का, जिन्होंने इतना सुंदर कुलगीत प्रस्तुत किया। एक बार पुनः इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग करने वाली हमारी प्राचार्य सहित आप सभी लोगों का, हमारे विशेष अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कला, साहित्य, संगीत, नृत्य केवल संस्कृति का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि इनसे एक अनोखी जीवन दृष्टि प्रस्फुटित होती है, जो मंगलकारी होने के साथ साथ सजगता देती है, जागरूक बनाती है। आज पुनः मानसिक शांति और निजत्व की यदि खोज करनी है तो ऐसी ही संगीत की विशाल यात्रा के कक्ष में प्रवेश नितांत आवश्यक है। एक बार पुनः आप सभी का इस प्रवेश के लिए, ये प्रवेश कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आगे की कार्यवाही के लिए मैं स्वरवंदना दी को बोलूंगी कि इस विराम की घोषणा करें। धन्यवाद सीमा जी। तुमने सबकी भावनाओं को शब्द रूप में अभिव्यक्ति दी। सचमुच हम सब के लिए बड़ा स्मरणीय अनुभव रहा
यह विश्व यात्रा हमारी बड़ी सुगम यात्रा हो गई। हम घर बैठे बैठे सारी दुनिया घुमाए और आपने उसका इतिहास इतनी अच्छी तरह से समझाया और हमें उनका जिनका आपने चित्र बताया कि 1910 में अमेरिका गए थे सबसे पहले सूफी इनायत हजरत सूफी इनायत साहब। मैंने ये सब बड़े दुर्लभ चित्र आपने दिखाए और उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छा परिचय दिया और भी कई तरह के चित्रों के माध्यम से, दुनिया के नक्शों के माध्यम से कितनी अच्छी जानकारी आपने दी। तो इसके लिए सच में फिर धन्यवाद। और जिसको कहते हैं कि पुनरागमनाय च लालच बुरी बला है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए बुरी बला नहीं है, लालच तो बनी रहती है। तो फिर हम जरूर ऐसे किसी अवसर की खोज करेंगे कि आपको फिर अपने बीच पा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जितना संभव हो सके उतना हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और आपसे ये भी चाहेंगे कि आप अपनी रुचि से भी कोई और विषय दे करके उस विषय चुन करके बोल सकते हैं और हम इससे भी बड़े समुदाय को उसमें सम्मिलित कर सकें, ऐसी हमारी आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः करबद्ध नमस्कार है, बहुत धन्यवाद है और आज की सभा का यहीं विसर्जन कर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। स्वरवंदना दी मीट अब छोड़ दे। हाँ, हमने समापन के लिए कहा कि आज इस सभा का विसर्जन कर रहे हैं। हम देख रहे थे लगातार कल्चर वाला भी और ये भी। अच्छा। और क्लास तुम्हारे लिए तो दोहरी जिम्मेदारी थी ना, वही समय है और दोनों जगह का कार्यक्रम, दोनों जगह का तो क्लास की भी तैयारी कुछ कर रहे थे क्योंकि एक क्लास भी लेना है। तो मैं सुन रही थी, देख रही थी और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। इनफैक्ट इट वाज वेरी साइंटिफिक और मैं लगातार देख रही थी पूरी यात्रा उन्होंने बताई कि कैसे माइग्रेंट्स गए जो सूरीनाम वगैरह सब जगह, वो हम लोग किताबों में पढ़ते भी हैं और उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है और उसको म्यूजिक के साथ जब वो जोड़ रहे थे तो दैट वाज रियली अमेजिंग। तो बहुत बढ़िया था। तो बहुत धन्यवाद आपको इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। हाँ, अभी आज उन्होंने राग संगीत को लेकर के ही ज्यादा लिया। हमने जो सुना था उसमें लोक संगीत वाला भी पक्ष था। तो खैर सब चीज एक साथ नहीं वो होती है। एक और कार्यक्रम आगे हम लोग तो चलिए ठीक है, अच्छा हो गया और सब लोग आए, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो गया। धन्यवाद। हाँ, अब सभा समाप्त करते हैं जी। नमस्ते नमस्ते, सबको धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ, खुश रहो। बहुत तुम लोग भाग्यवान हो कि तुम लोगों को बहुत अलग तरह का कार्यक्रम सुनने को मिला। डॉक्टर नीलम पॉल जी नमस्कार। नमस्कार स्वरवंदना जी, कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा आपका ये आयोजन सुनकर। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग सब। सम्मिलित हुई, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी। बहुत अच्छा, बहुत ही धन्यवाद आपका है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। धन्यवाद। आप आई इसके लिए बहुत अच्छा। नमस्कार जी, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।